नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। भूख से अगर कोई मर जाए, इससे बड़ी कोई और आपदा हो नहीं सकती। रिक्टर स्केल पर 9 से भी ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप, बाढ़, चक्रवाती तूफान और सारी प्राकृतिक आपदाएं भूख से हुई एक मौत के सामने छोटी पड़ जाती हैं। परमाणु बम के विस्फोट और आतंकवादियों के हमले से हुई पीड़ा भी भूख से हुई मौत की पीड़ा से कम है। और आज हम इसी पीड़ा का विश्लेषण करेंगे। भारत दुनिया की सुपर पावर बनने के सपने देख रहा है। भारत की राजधानी दिल्ली को मेगा सिटी कहा जाता है। यह दुनिया के सबसे बड़े शहरों में शामिल है। लेकिन इसी शहर के आशा किरण होम में मानसिक रूप से बीमार मरीज भूख से मर जाते हैं और हमारा इतना ताकतवर सिस्टम चुपचाप देखता रहता है। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। ये बात गुस्सा दिलाती है और मन में आक्रोश पैदा करती है। आखिर देश की राजधानी दिल्ली में कोई भी भूखा कैसे मर सकता है। इसी आक्रोश के साथ आज हम दिल्ली के आशा किरण होम में हुई 11 मौतों का डीएनए टेस्ट करेंगे। आमतौर पर हमारे देश में जब कोई आतंकवादी हमला होता है तो बहुत बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होते हैं। सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई जाती है, कैंडल मार्च निकाले जाते हैं। लेकिन जब भूख से किसी की मौत होती है तो कोई प्रदर्शन नहीं होता। आशा किरण होम में हुई यह घटना किसी आतंकवादी हमले से भी बड़ी त्रासदी है। इसलिए आज आपको इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज का दिन सिस्टम के प्रति आक्रोश प्रकट करने का दिन है। इसके बाद हम भारतीय सेना के जवानों के नए हेलमेट्स का डीएनए टेस्ट करेंगे। आपने भी अमर जवान के प्रतीक के रूप में उल्टी राइफल के ऊपर टंगा हुआ हेलमेट जरूर देखा होगा। अब सैनिकों के शौर्य का प्रतीक यह हेलमेट एक नया अवतार ले रहा है। 20 साल के इंतजार के बाद भारतीय सेना को नए हेलमेट के रूप में एक अभेद मुकुट मिला है। यह मुकुट मुश्किल हालात में सैनिकों को सुरक्षित रखेगा और उनकी जीत सुनिश्चित करेगा। भारतीय सैनिकों के लिए नए हेलमेट खरीदने की खबर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इतनी बड़ी क्यों है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1999 से 2006 के बीच शहीद हुए 23% सैनिकों की मृत्यु सिर पर लगी चोट की वजह से हुई थी। और इसीलिए आज सेना के नए हेलमेट्स के बारे में जानना पूरे देश के लिए जरूरी है। और आज हम अंतरिक्ष की ऊंचाइयों में तिरंगे की शान बढ़ाने वाली 2 खबरों का जॉइंट डीएनए टेस्ट करेंगे। पहली खबर भारतीय मूल की उस महिला अंतरिक्ष यात्री की है जो अगले साल एक स्पेस प्रोग्राम के तहत अंतरिक्ष में जा सकती है। इस महिला का नाम है शोना पांड्या। शोना अगर अंतरिक्ष में जाती हैं तो वो ऐसा करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी। इसके अलावा भारत के युवाओं की एक टीम इसी साल दिसंबर के महीने में या फिर 2018 की शुरुआत में एक रोवर को चांद की सतह पर उतारेगी। युवाओं की यह टीम भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के रॉकेट की मदद से ये इतिहास रचने वाली है। और इसके बारे में भी आज आप सबको पता होना चाहिए, खास तौर पर हमारे देश के युवाओं को। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। काले धन के खिलाफ मोदी सरकार ने आज एक और बड़ा फैसला लिया। सरकार अब फर्जी कंपनियों के खिलाफ अभियान छेड़ने जा रही है। इसके लिए रेवेन्यू सेक्रेटरी और कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी की अगुवाई में टास्क फोर्स बनाया गया है। इसमें जांच एजेंसियों के प्रमुख भी शामिल हैं। ये टास्क फोर्स फर्जी कंपनियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की निगरानी करेगा। आज पीएमओ में कई विभाग के बड़े अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। देश में करीब 15 लाख कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। इनमें से सिर्फ 6 लाख कंपनियां ही सालाना रिटर्न फाइल करती हैं। शक है कि बाकी की कंपनियों के जरिए काला धन सफेद किया जाता है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक नोटबंदी के बाद नवंबर-दिसंबर में ऐसी कंपनियों में 1238 करोड़ रुपए के पुराने नोट जमा कराए गए हैं। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने 49 संदिग्ध कंपनियों के खिलाफ आपराधिक धोखाधड़ी का केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कल से मतदान शुरू हो रहा है। पहले दौर में कल पश्चिमी यूपी के 15 जिलों की 73 सीटों पर वोटिंग होगी। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। पहले फेज में कुल 2 करोड़ 60 लाख मतदाता हैं, जो 839 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। पहले दौर के उम्मीदवारों में 135 पर गंभीर आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज है। 15 उम्मीदवारों पर हत्या का आरोप है, जबकि 42 उम्मीदवार हत्या की कोशिश के आरोपी हैं। 5 उम्मीदवारों पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के केस दर्ज हैं। 2 उम्मीदवार फिरौती और अपहरण के आरोपी हैं। मतदान के लिए 26,823 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। संवेदनशील पोलिंग बूथ पर अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की तैनाती के अलावा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं।
पहले दौर की वोटिंग पर 73 जिलों में 73 रिपोर्टर्स के साथ सबसे बड़ी कवरेज जी न्यूज पर सुबह 7 बजे से लगातार देख सकते हैं। यूपी में पहले राउंड की वोटिंग की तैयारी के साथ अगले दौर के लिए चुनाव प्रचार भी जोर शोर से चल रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजनौर में रैली की। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यूपी का भला नहीं कर सकते। ये गठबंधन दो कुनबों का है, एक दिल्ली वाला कुनबा और एक सफाई वाला कुनबा। ये दो कुनबा ही मिले हैं, दो कुनबा, और ये दो कुनबा मिलकर के ये सोच रखते हैं कि राजपाट हमारी मालिकी का है, कोई सामान्य मानवी उसमें घुस नहीं सकता। मायावती ने भी आरोप लगाया कि अखिलेश सरकार ने यूपी में कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। साथ ही मायावती ने अखिलेश सरकार को मुसलमानों का विरोधी बताया। यहाँ पूरे प्रदेश में चोरी, डकैती, लूटमार, फिरौती, हत्या, अपहरण, महिला उत्पीड़न, तनाव आदि की घटनाएं काफी ज्यादा चरम सीमा पर ही होती रही। साथ ही मायावती ने अखिलेश सरकार को मुसलमानों का विरोधी बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि मोदी मन की बात करते हैं और हम काम की बात करते हैं। इतना समय गुजर गया, कोई जनता के लिए काम किया होता है। केवल मन की बात की और समाजवादियों ने कम से कम काम की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरिद्वार की रैली में कांग्रेस को अनाप शनाप बयानबाजी न करने की नसीहत दी। पीएम मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेसी नहीं माने तो इनका इतिहास उन्हें नहीं छोड़ेगा। इस दागी सरकार की छाया ने हजारों वर्ष की तपस्या से बनी हमारी देवभूमि को दाग लगाया दिया है, दाग लगा दिया। इससे पहले पीएम मोदी ने बिजनौर की रैली में अखिलेश यादव की समझदारी पर भी सवाल उठाए। जिस नेता से कांग्रेस के बड़े बड़े लोग भी किनारा करते थे, अखिलेश जी आपने उसको गले लगा लिया। केंद्रीय मंत्री उमा भारती बलात्कारियों को टॉर्चर करने वाले अपने बयान पर कायम हैं। उमा भारती ने पीलीभीत में कहा कि उनके बयान में कुछ भी गलत नहीं है। तो गलत नहीं है क्योंकि यहाँ पे फिर कानून को बुनियाद बना है। कानून उसके बाद उनको कानून के हवाले करेंगे तो मानव अधिकार का उल्लंघन है। वो तो दानव है, मानव है नहीं। उमा भारती ने यूपी के आगरा में बयान दिया था कि बलात्कारियों को तब तक पीटना चाहिए जब तक उनकी खाल न उधर जाए। ऐसा वो खुद करा चुकी हैं जब वो मध्य प्रदेश की सीएम थी। इसलिए ऐसे लोगों को जिन्होंने ऐसे दुष्कर्म किए होते हैं, इनको उन्हीं लड़कियों के सामने और महिलाओं के सामने उल्टा लटका करके मार मार के चमड़ी उधेड़कर फिर उस मांस में नमक और मिर्च डाल देना चाहिए। मैंने ऐसा करवाया था जब मैं मुख्यमंत्री थी। मानव अधिकार संगठनों और विपक्ष ने उमा भारती के बयान का विरोध किया है। कांग्रेस ने कहा ये उमा भारती की तालिबानी सोच है। उमा भारती के खिलाफ अदालत में मामला भी दर्ज कराया गया है। आए दिन वहाँ रेप, गैंग रेप, महिलाओं के साथ अत्याचार आम बात है। तो उमा भारती क्यों चुप रहती? क्या वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं है? और जो उमा भारती जी कहानी सुना रही है, मैं नहीं समझती कि वो कहानी में कोई भी सत्यता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसी कहानी पहले किसी ने नहीं सुनी है। I am just wanting the court to make a suo motu case against her, criminal case against her, because she did the criminal offence. शशिकला गुट पर 130 AIADM के विधायकों को बंधक बनाए जाने के आरोप पर मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस और तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट में याचिका दायर की गई कि बंधक बनाए गए विधायकों में से 20 ने अन्न जल त्याग दिया है। केंद्र ने तमिलनाडु के सियासी संकट में दखल देने से इनकार किया है। तमिलनाडु के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि देखिए पूरी तरह से स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है वो गवर्नर होता है। ये पूरी तरह से प्रेरोगेटिव डिसीजन लेने का वहां के बारे में। वहीं शशिकला ने AIADMK के प्रेसिडियम चेयरमैन और विधायक ई मधुसूदनन को प्राइमरी मेंबरशिप से बर्खास्त कर दिया है। आरोप है कि मधुसूदनन उसी रिसोर्ट से भागकर निकले हैं जहां शशिकला गुट ने विधायकों को बंधक बना रखा है। वहीं मधुसूदनन ने कहा कि उन्होंने शशिकला को पहले ही पार्टी के महासचिव पद से बर्खास्त करने का दावा किया है। गवर्नर साहब का कर्तव्य संविधान के दायरे में ये है, ये मालूम कर लें कि सही मानों में
किस व्यक्ति के साथ, चाहे वो शशिकला हो चाहे वो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर हो, किसके साथ आधे से ज्यादा विधायक हैं। वहीं मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस.के. कौल ने राज्यपाल सी विद्यासागर राव से मुलाकात की। डीएमके के कार्यकारी अध्यक्ष M.K. स्टालिन भी राज्यपाल से मिले।